नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमने बहुत ही जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को टच कर लिया है। एंड दोस्तों, हमारी जो ये शुरुआत हुई है, बस आपसे केवल इतनी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस जर्नी में हमें और अपने आप को ग्रो करवाने में लगे रहिए। नाउ दोस्तों, कमिंग टू द न्यूज़ जो कि हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ्स को लगाया गया था, उम्मीद तो ये थी कि इससे जो दूसरी कंट्रीज जिनके ऊपर टैरिफ्स को लगाया गया है उनको यहाँ पे नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ अब उस टैरिफ का जो नुकसान है वो उनको भी भारी तरीके से देखने को मिल रहा है। बल्कि अभी रिसेंटली अगर आप खबरों को फॉलो कर रहे होंगे, अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है, उन्होंने रिसेंटली दोस्तों अपने रेट कट का यहाँ पे अनाउंस किया है। एंड ध्यान से सुनिए, इंडिया में जब भी आरबीआई रेट कट्स को अनाउंस करता है तो उम्मीद ये होती है कि अब हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेगी। लेकिन अमेरिका में दोस्तों एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है कि फेडरल रिजर्व के रेट कट के बाद अमेरिका के मल्टीपल एक्सपर्ट्स इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो रेट कट किया गया है ये एक मिस स्टेप है, ये एक मिस कैलकुलेशन है और इसकी वजह से ना केवल अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो स्टैगफ्लेशन है उसका भी हमें यहाँ पे इंसिडेंस देखने को मिल सकता है। स्टैगफ्लेशन क्या होती है मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जो स्टैगफ्लेशन का डर होता है ये रिसेशन से भी भारी डर होता है। बिकॉज एटलीस्ट रिसेशन के केस में आपको प्रॉब्लम मालूम होती है तो उसका आप लोग सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन अगर किसी भी इकोनॉमी में उत्पन्न होती है तो ये समझ नहीं आता कि आखिरकार हम इस पड़ाव पर, इस मुकाम तक पहुँचे कैसे। और इसीलिए चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं मालूम होती तो सोल्यूशन तक पहुँचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोग यहाँ पे खबर देख सकते हैं, कल रात को सामने आई है। अमेरिका की जानी मानी रेटिंग्स एजेंसी मूडी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मार्क जैंडी, उन्होंने कहा कि अमेरिका रिसेशन के करीब जा रहा है। जाने माने एक और इकोनॉमिस्ट जिम वॉकर, उन्होंने कहा कि रिसेशन 2026 तक आ सकता है। एंड उन्होंने ही कहा कि उसके पहले हम स्टैगफ्लेशन यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। और अगर ये दोस्तों डेवलपमेंट्स अमेरिकन इकोनॉमी के लिए काफ़ी नहीं थी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स के द्वारा भी कुछ ऐसे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा चुके हैं जो अभी तक, वैसे तो ब्रिक्स करेंसीज की बातें हो रही थी, लेकिन ये ब्रिक्स करेंसी की कोई मैं आपको बात नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज उसको लेकर इंडिया भी अभी ऑन बोर्डेड नहीं है, इवन रशिया भी ऑन बोर्डेड नहीं है। लेकिन ब्रिक्स को लेकर दोस्तों जो नई डेवलपमेंट्स जो कि सामने आई हैं, अभी पता चला है कि उन्होंने आपस में अपनी इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए वो एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम वो लोग दे रहे हैं ब्रिक्स पे। और ये ऑलरेडी जो ये सिस्टम है, मान लीजिए यूपीआई की तरह है, जैसे आप और मैं आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे जो कंट्रीज़ हैं ये ब्रिक्स पे के थ्रू आपस में ट्रांजैक्शंस करने वाली हैं। और ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है जिसको लेकर ऑलरेडी इन्होंने फंडिंग भी रेस कर ली है, जिसको लेकर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें अब ज्वाइन करने का जो इंटरेस्ट है वो शोकेस कर रही हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या हमें अमेरिकन इकोनॉमी में देखने को मिला है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, और ब्रिक्स जो कर रहा है इस पूरी चीज के क्या मायने अमेरिका के लिए होने वाले हैं, डी डॉलराइजेशन के लिए होने वाले हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। अमेरिका में 17 सितंबर को जो उनका फेडरल रिजर्व है, जिसको फेडरल ओएमसी या फिर आप इसको फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, बिल्कुल वैसे ही ये फंक्शन करता है। इन्होंने अपने पॉलिसी रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.25% का कट यहाँ पे किया है। और बेसिकली मैं आपको शुरुआत में बताया कि जब भी ऐसे कट्स होते हैं, उम्मीद ये होती है कि अब
हमारी इकोनॉमी में जो करेंसी का फ्लो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो लोन्स हैं वो यहाँ पर सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे और इसकी वजह से इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस फेड रेट कट को यहाँ पे हमने विटनेस किया, इमीडिएटली बड़े बड़े कमेंटेटर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सामने आके बोलते हैं कि जी नहीं, ये एक गलत स्टेप यहाँ पे लिया गया है, जल्दीबाजी में स्टेप यहाँ पे लिया गया है। बिकॉज इन्होंने बताया कि सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि अभी भी अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर ही है, और अगर आज आप ऐसी स्थिति में अपने रेट कट को कर देते हैं तो उस केस में इन्फ्लेशन तो ऊपर रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। और यहीं पर उन्होंने कहा कि यहीं से उत्पन्न होता है समथिंग कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दोस्तों दो लफ्जों से जुड़कर बना है, स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड साथ में इन्फ्लेशन, यानी कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही। और ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये तब पैदा होती है जब आप कोई गलत पॉलिसी स्टेप लेते हैं, बिना सोचे बिना भापे पॉलिसी स्टेप लेते हैं, और इस केस में सोल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको थोड़ा सा याद करवा दूं, आज से लगभग 1.5 महीना पहले, अगस्त के पहले हफ्ते में भी ये रिपोर्ट सामने आई थी। तब भी अमेरिका के एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अमेरिका में जो स्टैगफ्लेशन जैसी हालात है वो ऑलरेडी देखने को मिल रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो यहाँ पे आपके महंगाई के दर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और आज हमें एग्जैक्टली वही चीज़ फिर से देखने को मिली है कि जो फेड रेट कट हुआ है ये गलत देखने को मिला है। एंड दोस्तों, इफ़ दिस वाज नॉट इनफ, जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने साफ साफ इसके पीछे रीज़न भी बता दिए कि देखिए ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये मेनली इसीलिए हो रही हैं बिकॉज जो डोज कॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं, और जो ट्रंप टैरिफ जैसे जो न्यू एंड अनऑर्थोडॉक्स डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए गए हैं, यही मेन रीजन है कि अमेरिका में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दोस्तों पहले ही हम देख चुके थे, स्लो डाउन इतना बढ़ चुका था कि 53% से भी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज को अपनी एक्टिव जॉब ओपनिंग्स कट करनी पड़ी थी। लेकिन अभी ये सिचुएशन और भी बिगड़ने वाली है, और ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसलिए बन जाती है कि रेट कट किया इस उम्मीद में कि सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन असल में सिचुएशन बिगड़ने वाली है। एंड दोस्तों साथ में रिपोर्ट्स, आई थिंक आप सभी लोग इसको देख रहे होंगे कि अमेरिका का जो नेशनल डेट है वो पिछले 10 सालों में अपने मैक्सिमम लेवल्स पे पहुंच चुका है। इवन दो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उधार कितना है? $36 ट्रिलियन का उधार है, जो कि 10 सालों की तुलना में अगर आप देखें तो 100% बढ़ गया है। मतलब कि 100% इसमें उछाल देखने को मिला है, 2 गुना हो चुका है। तो ये भी एक भ्रम में जी रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप ये तो देखिए कि उसमें एक्सटर्नल डेट कितना देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, जहां अमेरिका अपनी न्यू और अनऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज की वजह से अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, दूसरी तरफ ब्रिक्स जो है वो एक ऐसे दुनिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर डॉलर का इस्तेमाल ही ना हो सके। अभी तक हम बातें सुनते थे ब्रिक्स करेंसीज की, लेकिन वो बातें नहीं। अभी दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट्स, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं कल को आप कहें कि इंडिया ने तो इस आइडिया को रिजेक्ट किया है, बिल्कुल इंडिया ने, यहां तक कि रशिया ने भी इस आइडिया को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अमेरिका के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि वो अब एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि वेस्टर्न फाइनेंस को मिरर किया जा सके, जिससे कि भले पेमेंट्स हों, सेटलमेंट्स हों, डिपॉजिटरीज हों, रेटिंग्स हों, हर चीज़ डॉलर के इंडिपेंडेंट होकर बनाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल कि अमेरिका में रेटिंग एजेंसीज हैं, अमेरिका में स्विफ्ट बैंक है, इन सभी चीज़ों के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको तैयार किया जाए। फॉर एग्जांपल अमेरिका में वर्ल्ड बैंक है, उसका अल्टरनेटिव, अमेरिका में IMF है तो उसका अल्टरनेटिव। और यहाँ पर एक कमेंटेटर का, आप यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है, ऐसा करने से बेसिकली जो स्विफ्ट का नेटवर्क है अमेरिका का, ये वापस से स्टोन एज में चला जाएगा, मतलब कि प्राचीन काल में चला जाएगा। मतलब कि स्विफ्ट को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। एंड साथ में जो डेवलपमेंट सामने आई है कि ब्रिक्स पे के द्वारा, जो दोस्तों इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस के लिए इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया है, जिससे कि ये आपस में अपनी ही करेंसीज के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करेंगे, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो एक सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जिसको कि ब्रिक्स कंट्रीज तो सपोर्ट कर ही रही थी, लेकिन अब जो ब्रिक्स की मेंबरशिप बढ़ रही है वो भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कतर, UAE जैसे कंट्रीज वो भी इसमें आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिक्स पे का ओवरऑल डोमिनेंस है वो भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ब्रिक्स इकोनॉमीज जो हैं वो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा आपस में ट्रांजैक्शन होता है,
लेकिन 2030 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में जो आपसी ट्रांजैक्शंस हैं ये सीधा 2 गुना हो जाएंगी, यानी कि ऑलमोस्ट 15.5% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगेन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका ऑलरेडी अपने करेंसी सिस्टम को नीचे लाने के लिए खुद ही कोशिश में लगा हुआ है, ब्रिक्स भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और वो भी अपने सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। ये वाली खबर आप देख सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाई, फिर से दिखा रहा हूं। ओवरऑल दोस्तों जो अमेरिकन इकोनॉमी में हो रहा है, मैं इतना सरप्राइज्ड हूं। बड़े बड़े बैंक्स, गोल्डमैन सैक्स जैसे बैंक्स हैं जो कि खुद ऐसी रिपोर्ट्स निकालते हैं कि अमेरिकन की इकोनॉमी में दिक्कतें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने क्या इन्होंने खाया है, क्या पिया है, उसके बावजूद भी ये इस तरह के स्टेप्स यहाँ पर लेते ही जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। एनीवेज हमारे लिए तो ये पॉजिटिव ही है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड